हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम साइंस लेकर के आए हैं। यह है आपका क्लास 10th की साइंस इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग करने वाले हैं। आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है वो सारे प्रश्न को हम एक साथ एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि आपको आगामी 2026 में होने वाली बोर्ड की जो एग्जाम होगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और साथ में आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके MCQ को बनाने का प्रयास करेंगे और हो सके तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी आप हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये आपका होने वाला है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपका पेपर में 1 अंक कैरी करता है। जैसे कि आपको इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसमें सिलेबस में आपका 50 अंक का आपको सब्जेक्टिव आएगा और 50 अंक का आपको ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को सबसे बेस्ट मान करके उसको आंसर करना होता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने रिश्तेदारियों के पास साझा करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। बीच बीच में हम बातें भी करेंगे, इधर उधर की बात भी करेंगे और क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में आप व्यस्त होंगे, अपने कार्यों में मस्त होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज की क्लास श्री गणेश करते हैं। और चलिए, तो देख लीजिए क्या है टॉपिक। टॉपिक एक बार आप लोग देख सकते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन है और अपवर्तन। एनसीईआरटी बुक को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे मेरे दोस्त, तो एनसीईआरटी में प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही लेसन में कवर किया गया है। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करते हैं, जैसे कि लाइक एज आलोक पब्लिकेशन हो गया, डॉक्टर केसी सिन्हा का हो गया, स्टूडेंट ट्रेंड जिसको बोलते हैं, या आप भारती भवन का बुक से पढ़ते हैं या किसी और भी अन्य पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, तो उसमें आपको अलग चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब लेसन जो है ना, यहाँ पे सबको एक्सपेंडेड कर दिया है। मतलब प्रकाश का प्रवर्तन को एक लेसन माना है, प्रकाश के अपवर्तन को दूसरा लेसन माना है। उसी प्रकार से मानव नेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, सबको अलग अलग मतलब क्लासिफाई कर रखा है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग थ्योरी पढ़ रखा होगा, यहाँ पे हम आपको थ्योरी भी बीच बीच में आपको साझा करेंगे MCQ के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मानते हैं कि आप सब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आराम आराम से पढ़ेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल एवं समतल, और ऑप्शन सी है समतल, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे उत्तल और समतल दर्पण। उसी प्रकार से ऑप्शन 3 आप देख रहे होंगे सी वाला समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में आपको ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों। इसका आप आंसर दीजिए।
कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। आपका कमेंट सेक्शन आपको इंतजार करता है, आपको स्वागत करता है। आप उसमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं। आप लोग देखिएगा कि वीडियो के अंत तक जितने भी सारे प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि आप हमारे वीडियो से बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए टाइम बिना गवाए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों आप लोग हर कोई जानते होंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए जो सैलून है उस सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सी दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और इसमें वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। ऐसा करने से वस्तु का जो इमेज है, वस्तु का जो इमेज है, छवि जो है, प्रतिबिंब जो है वो नीट एंड क्लीन बनता है और उसके साइज में बड़ा बनता है। और कमाल की बात है कि ये प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका वास्तविक नहीं बनता है, प्रतिबिंब उसका इमेजिनरी बनता है, काल्पनिक बनता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, उससे आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ करके मजबूत रखिए, एग्जाम में आपको फोड़ देना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, बिल्कुल आपको दरवाजा खोल रखे हैं। या आप हमारे साथ जुड़ करके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको एक तरीका बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको एक वहां पे आपको व्हाट्सएप लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ करके आप हमारे क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए प्रश्न बिल्कुल सिंपल है दोस्त। कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, है ना। लेंस आपको दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे दे तो। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, जल का प्रयोग हम कुछ हद तक लेंस के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। कांच भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी आपका ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका मिट्टी है और यही इसका राइट आंसर होगा। दो का आंसर क्या होगा दोस्तों? दो का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। टोटल 170 प्रश्न है दोस्तों, 170 प्रश्न। 170 प्रश्न अगर आप कर लीजिएगा तो आपको प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। पेपर में जो आएगा ना, जिस लेवल का आपका मैट्रिक का एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि निर्गत किरण है और अभिलंब है, इसके बीच में कुछ कोण बनते हैं। ये आपका है प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका ये दर्पण होता है, दर्पण है, ये आने वाला किरण है, लौटने वाला किरण है। ये आने वाला किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, ये आपका अभिलंब होता है, ये आपका क्या होता है? ये होता है परावर्तित किरण। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने के क्रम में। निर्गत किरण का जो कॉन्सेप्ट होता है अपवर्तन में होता है। निर्गत किरण का जो कॉन्सेप्ट होता है किसमें होता है? वो आपका अपवर्तन में होगा। इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा आयताकार सिल्ली, तो इधर से किरणें आएगी, आने के बाद ये अभी आपका नॉर्मल है, इधर आपका बेंड करेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे नॉर्मल डाल के इस प्रकार से इसको निकाल देते हैं। थोड़ा सा मोटाई को कम कर लेते हैं, ज्यादा मोटा हो गया है। तो निर्गत किरण दरअसल में जो कोण बनता है ना मेरे दोस्त, वो बनता है, सॉरी, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना उस कोण को मैं कहता हूं निर्गत कोण। देखिए आपतन कोण, आपतन कोण किसके बीच में बनेगा? ये आपतन कोण जो बनेगा ना, ये आपतन कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच। उसी प्रकार से परावर्तन कोण जो बनता है वो बनेगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। और उसी प्रकार से जब प्रकाश के किरणों का अपवर्तन होता है तो वहां
आयताकार सिल्ली से जब प्रकाश के किरणें 2 बार अपवर्तन के बाद निकलती है, तो जैसे ई किरण की बात कर रहे हैं उतना नहीं, इस किरण को देख लो, एक किरण आपका निर्गत किरण है। ई किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ना, उस कोण को क्या कहेंगे? उस कोण का नाम होता है रे, निर्गत किरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो के लिंक को आप सारी जगह पे शेयर कर दीजिएगा। जो जो आप सोशल मीडिया एप्स चलाते हैं, उस सभी सोशल मीडिया एप्स पे आप इसको साझा कर सकते हैं। साझा करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। मतलब आप ये सभी काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको पैसा की जरूरत नहीं होता है। चलिए, तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा? तीसरा प्रश्न का आंसर है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहते हैं निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, दो गोलीय पृष्ठ यहाँ पे ले लेता हूं, एगो ऐसा हो गया, अब एगो आपका इस प्रकार से है। यहाँ पे इसकी बात किया जा रहा होगा हमारे ख्याल से, ई वाला का, है ना? इसकी बात किया जा रहा है। तो ये आपका रियली में है क्या? जिसको मैं डार्क से क्या किया हूं, लिखा हूं, या डार्क से इस प्रकार से किए हैं, मतलब इस प्रकार से इसकी बात किया जा रहा है। इसकी बात, हालांकि ऐसे रहता नहीं है, सिर्फ इसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका अवतल लेंस है, समतल लेंस, उत्तल लेंस की समतलोत्तल अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, दोनों तरफ से ये आपका उभरा हुआ है, दोनों तरफ से उभरा हुआ है। तो ये आपका जो लेंस होगा, ये आपका लेंस का जो, देखिए लेंस का जो नेचर होता है ना, लेंस आपका एक होता है, देखिए ये हो गया ये हो गया उत्तल लेंस, ये आपका क्या है? ये उत्तल लेंस है। और उसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे तो ये हो गया क्या? अवतल लेंस। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस है। ई वाला आपका क्या है? ई वाला आपका उत्तल लेंस है। चलिए आगे मूव करेंगे, पेज को मैं छोटा कर लेता हूं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ही मजेदार प्रश्न है, पेपर में अक्सर ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे प्रश्न का जो उत्तर होगा, इसमें अवतल दर्पण है। देखिए, आपको शायद पहला प्रश्न से ही एक क्वेश्चन आपका मैच करता है, पहला प्रश्न के अनुसार ही इसको हम आंसर करेंगे। देखिए, हम लोग हजामती दर्पण में, इट मीन्स दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते थे, ये बात तो क्लियर है। उसमें वस्तु का जो इमेज बनता था, वो वस्तु का इमेज आभासी होती थी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता था। उसमें आप लोग को बताए होंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ थी। तो वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता था, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे। तो यहां से आप इस चारों ऑप्शन पर एक बार दौड़ाइए तो आपका आंसर आपको दिख जाएगा। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब दूर, और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ये आपका हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। आगे मूव करेंगे, प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है क्या होता है? उत्तल है कि अवतल है कि समतल है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या हो? प्रवर्तन सतह, प्रवर्तन की प्रवर्तक, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अब उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई भी नहीं। आप इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप इसके आंसर को बता सकते हैं, उत्तल होगा कि अवतल होगा कि समतल होगा कि इनमें से कोई नहीं हो। गाड़ी का जो सर्च लाइट होता है ना, उस सर्च लाइट में कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले आप ये बताइए
कि दर्पण का प्रयोग किया जाएगा कि लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दर्पण जो आपका होता है वो अपारदर्शी होता है और लेंस जो होता है पारदर्शी होता है। तो आप यहाँ पे बताइए कि अवतल उत्तल होगा कि अवतल होगा कि समतल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं भी इसको पोस्ट करके बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। बीच बीच में कुछ प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये प्रश्न का आंसर हर कोई जानते होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3 गुने 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 गुने 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। निर्वात यानी कि वैक्यूम, जहां पे प्रकाश सबसे तेजी से चलती है, उसमें प्रकाश की चाल कितना होगा? तो उसमें आप इसको आंसर कर सकते हैं। आप बोलो तो मैं इसको देता हूं। इसकी आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 गुने लाख लिखेंगे। देखिए लाख हो गया और किलोमीटर है पर सेकेंड है, तो 3 पे कै जीरो हो जाएगा? देख लीजिए 5 जीरो हो गया। अब यहां से किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और आवेगा। तो उस स्थिति में देखिएगा तो हो गया 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो आपको ए को क्लाई करना होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें रिप्लाई दीजिए। चलिए आगे मूव करेंगे। और एक और प्रश्न है कि निर्वात में और हवा में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? ये भी आपका प्रश्न है, ये भी आपका पेपर में ऐसा प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप लोग सारे विद्यार्थी लोग इसको जानते होंगे। इसका आंसर क्या होनी चाहिए आप लोग देख लीजिए। प्रवर्तन के नियम से डिसाइड होता है। प्रवर्तन के नियम से क्या डिसाइड होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, उनसे संबंधित दो नियम दिया गया। प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित भी दो नियम है और प्रकाश से अपवर्तन के संबंधित भी कितने नियम है? कभी कभी तो आपको प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हालांकि इसको मैं बता देता हूं, प्रकाश के प्रवर्तन हो या प्रकाश के अपवर्तन, इनके दो नियम होते हैं। उसी प्रकार से इसको आप देख लीजिए। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में कहा जाता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होते हैं? आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको आई कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आई। आर। तो आई बराबर यहां से क्या होगा? आई बराबर आर होता है। कब? ये आपका केवल और केवल किस में लागू होता है? ये केवल और केवल आपको लागू होता है प्लेन मिरर में। कौन सा मिरर में? प्लेन मिरर में। सिर्फ समतल दर्पण में ही लागू होगा ना। ये समतल दर्पण में लागू होगा, ये आपका गोलीय दर्पण में लागू नहीं होता है। गोलीय दर्पण अगर रहेगा तो गोलीय दर्पण में आपको लागू नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रकाश के प्रवर्तन का जो नियम होता है वो किस में लागू होता है? समतल दर्पण में होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया तो इसको मैं छोड़ देता हूं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? हर कोई आप लोग जानते होंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब जीरो अपर लेवल तक बनाया गया है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में,
टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताया गया होगा कि हाँ, आप चाहो तो मैं इसको छोड़ देता हूं। आप इसको आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आपको आंसर कमेंट कैसे करना है, आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 10, अब इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे ANS, और यहाँ से आपको ऑप्शन लगा देना है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस प्रकार से आपको आंसर करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 की ओर मूव कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, लेंस, किसी भी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। किसी भी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? दो। एक को कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस, और एक को कहते हैं द्वितीयक मुख्य फोकस। जैसे कि इस प्रकार से, ये आपका लेंस है, तो एक आपका यहाँ पे होगा और एक आपका यहाँ पे होगा, है ना। एक आपका यहाँ पे, इसको मैं F1 कहूंगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको F2 कहेंगे। तो लेंस में आपका दो प्रकार के फोकस हैं, एक को प्राथमिक फोकस कहते हैं और एक को द्वितीयक फोकस कहते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। देखिए आ गया आपको, ये आपका अस्नेल का नियम है। अस्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम कहते हैं। इसका कथन है कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस वस्तु में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिस नियतांक को क्या कहते हैं? जिस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्वेश्चन 12 जो है, ये आपको अस्नेल के नियम से है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए, माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अस्नेल का नियम। किसका नियम? अस्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। और इस म्यू को हम क्या कहते हैं? इस म्यू को कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? इस म्यू को कहते हैं अपवर्तनांक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एक और आप लोग से प्रश्न पूछ लेते हैं, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन दे देते हैं, 0, 1, 2, 3। आप कमेंट करके आप हमें आंसर दे सकते हैं। चलिए, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, मैं इसको स्किप कर दूंगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग हर कोई जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम दिया गया। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। आगे मूव करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनेगा? आइए सबसे पहले हम लोग दर्पण के बारे में कुछ आइडिया ले लेते हैं। तो दर्पण दोस्तों आपको दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण आपका दो प्रकार के होता है। पहला का नाम है समतल दर्पण, पहला का नाम है समतल दर्पण, और दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण। दूसरा का नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं अवतल, एक को कहते हैं अवतल, एक को कहते हैं अवतल दर्पण और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। एक को कहेंगे अवतल दर्पण और एक को कहेंगे उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण आपका, समतल दर्पण जिसको हम प्लेन मिरर, मतलब यहाँ पे दर्पण आपका दो प्रकार के है। एक का नाम है समतल दर्पण, एक का नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक का नाम अवतल दर्पण, एक का नाम उत्तल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ना, समतल दर्पण में कुछ बात यहाँ पे लिख करके ही बता देते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, वो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं, वस्तु के बराबर होते हैं। अगर बात करेंगे अवतल का, नहीं, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आपको वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से छोटा बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है।
मतलब ये आपका एक प्रकार के गजब प्रकार का दर्पण है, जिसमें वस्तु का जो इमेज बनता है वो वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, और उसकी जो साइज होता है वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से छोटा होगा और वस्तु से होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में आप देख लीजिए। उत्तल दर्पण जो होती है ना, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ क्या बनती है, सिर्फ काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक के साथ साथ वस्तु से सिर्फ छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाओगे। वस्तु से छोटा और आभासी, आभासी को ही हम काल्पनिक कहते हैं, किस प्रकार के दर्पण में बनेगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो वस्तु से छोटा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए वस्तु से छोटा आपको किस में बनता है, आभासी आपको दो दर्पण में बनेगा। आभासी आपका सॉरी तीनों दर्पण में बनता है। आभासी प्रतिबिंब आपको तीनों दर्पण में, समतल में भी, अवतल में भी, उत्तल में भी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आभासी होनी चाहिए और वस्तु से छोटा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर बनता है, छोटा का तो सेंस बनता नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए एलिमिनेट हो गया। अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। लेकिन यहाँ पे उस स्थिति में देखिए वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे हजामती दर्पण का सिचुएशन आप लोग को बता रहे थे, तो बोले थे कि वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी होता है लेकिन वस्तु से बड़ा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको काट सकते हैं। तो ए आपका नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। इस प्रकार से अगर एक्सप्लेन करें तो आपको अच्छा रहेगा ना। इस प्रकार से लिख करके अगर बताते हैं तो थोड़ा आप लोग को और एक्स्ट्रा नॉलेज इससे प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ए लिखा हुआ और हमारे द्वारा किया गया मेहनत आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके सपोर्ट से ही और भी बढ़िया बढ़िया बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। अभी आपको हम फिजिक्स का लेकर के आए हैं ना, इसी प्रकार से आपको हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का भी लेकर के आवेंगे। आपकी एग्जाम के मैट्रिक का एग्जाम में आपको 4 चरण लगाने के लिए हम आपको इसी प्रकार से डेली कंटेंट लाते रहेंगे। आपको पता होगा कि हम डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ 10 से 15-20 मिनट का वीडियो आपको अपलोड जरूर कर रहे हैं। कल का वीडियो आप लोग को गणित में किया गया था, जो कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर 6 था। उसको आप लोग देखा होगा, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिएगा और बढ़िया से सुंदर तरीका से उसको आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। आप पिछले कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको आप पकड़ सकते हैं। अभी आप लोगों को बताएं कि उत्तल दर्पण वैसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ आभासी बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। अच्छा उत्तल दर्पण होता कैसा है, तो देखिए आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका क्या है, चित्र बना देते हैं ना। ये आपका देख लीजिए, इन्हें से हम क्या कर दिए, इन्हें से कलई कर दिए, रस्तित, इन्हें से रस्तित कर दिए। देखो ये क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अवतल हो जाएगा। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसकी बात करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। मेरे राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, राइटिंग मेरा इसी प्रकार से बैठता है, आप लोग राइटिंग के साथ तालमेल बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, अरे प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब। तो कैसा बनता है बताओ आप लोग, समतल दर्पण से क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है, लेकिन आप बताओ कि कैसन बनता है, कैसन। आभासी, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसको हम छोड़ देते हैं, आप खुद से इसको बना लीजिएगा। बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आता है, आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको कमेंट के माध्यम से आप हमें बताओ कि समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है। समझा बबुआ।
हाँ तो समझो तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, अभी आप लोग को बताए हैं। वस्तु से छोटा, छोटे को बनेगा, छोटे को केकरा में बनेगा, केकरा में हो बाबू? अवतल में, उत्तल में, समतल में, ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में। तो यहाँ देख लीजिए, वस्तु से छोटा अवतल में भी बनता है, वस्तु से छोटा उत्तल में भी बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर सिर्फ और सिर्फ एक एकलौता दर्पण है समतल, जिसमें सिर्फ वस्तु के बराबर ही बनता है, ना छोटा ना बड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दें क्या आप लोग को? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों में। देखिए समतल दर्पण में वस्तु का जो इमेज बनता है ना, वो सिर्फ बराबर बनता है। कैसा बनता है? बराबर। ये तो आपका आंसर कदापि नहीं होगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर होता है, वस्तु के बराबर, जब सी पे रखते हैं, ध्रुव सी मतलब वक्रता केंद्र पे बराबर होगा, छोटा होगा, और साथ में क्या होता है, बड़ा भी बनता है। और इसमें अगर देखिएगा तो इसमें सिर्फ सिर्फ क्या बनता है, इसमें सिर्फ छोटा बनता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 18। प्रकाश क्या है? हर कोई जानते होंगे आप, प्रकाश है क्या बाबू? ये प्रकाश है क्या? प्रकाश कौन खेत के मूली है? ये मूली बा कि शकरकंद बा कि आलू बा कि प्याज बा ना? बतावा हो। इसको छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से बता दीजिएगा, है ना? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 19। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर, देखो आ गया, छोड़ दें क्या इसको? अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार, लो एगो अलग बेलनाकार आ गया, ये माथा पेरे आ गया, झूठो बताइए कौन होई हो बाबू? वस्तु के बराबर होनी चाहिए और सीधा होना चाहिए। तो एक ही गो दर्पण में संभव बा, जिसका नाम का बा, ओकर नाम समतल दर्पण बा। तो इसका राइट आंसर का होई हो? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होई, सी। आगे मूव करता नहीं, थोड़ा सा भोजपुरिया भी बोल लेते हैं, सीखना चाह रहे हैं बढ़िया से। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर बा, तो इसकी फोकस दूरी कितना हुई हो, बतावा तुम लोग। आप लोग पढ़े होंगे एफ और आर में रिलेशन, एफ बराबर होता है आर बाई कितना, 2। एफ को कहते हैं फोकस दूरी, बढ़का एफ को कहते हैं फोकस, बढ़का एफ को कहेंगे फोकस, छोटका एफ को कहेंगे फोकस दूरी। फोकल लेंथ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आप बताइए, आर, आर, देखिए एक लॉजिक बताते हैं आप लोगों को, नहीं, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है ना? तो एफ आर का आधा होता है, एफ आर का आधा होता है, एफ आर का आधा होता है, आर एफ का दुगुना होता है। ऐसे ही याद रखो, तब मजा आएगा पढ़ने में। इसका राइट आंसर क्या होगा, पकड़ पा रहे होंगे आप? एफ पूछा है तो एफ आधा, केकर आधा? आर के आधा। आर मतलब कौन? वक्रता त्रिज्या। तो 40, तो 40 के आधा कौन बा? 40 के आधा 20 बा। नहीं, तो आंसर आपका सी होई। लो, बड़ा पेज में है, छोटा कर दिया हूं। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब को रखा गया है। देखिए थोड़ा सा, एक लेंस है, उत्तल लेंस है। अच्छा, लेंस में आप लोग को बता देता हूं, लेंस आपको दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अवतल लेंस, एक का नाम है उत्तल लेंस। एक का नाम है अवतल लेंस और एक का नाम है उत्तल लेंस। देखिए ये जो बना ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो बना है इसका क्या नाम है? अवतल, और ये जो बना है ये है उत्तल। तो देखिए दर्पण में अगर हम पढ़ते हैं तो दर्पण में महत्वपूर्ण है अवतल, लेकिन लेंस पढ़ते हैं तो लेंस में महत्वपूर्ण होता है उत्तल। जैसे वहां पे हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है,
तो यहाँ पे आपको उत्तल लेंस 9 प्रकार के प्रतिबिंब बनी ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बस उत्तल लेंस में, अच्छा उत्तल लेंस के बारे में समझिएगा। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, लेकिन अवतल लेंस है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ कैसा बनता है, इसको लिख दें क्या यहाँ पे। इसमें आपका वास्तविक भी बनता है और इसमें आपका काल्पनिक भी बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या बनता है, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होती है। उल्टा मतलब इरेक्ट होता है। अब देखिए वस्तु को 2f और अनंत के बीच में रखा गया है। चित्र के थ्रू बना दें क्या इसको, आप लोग को परमिशन है? परमिशन आप देते हैं तो बना देते हैं। चलिए इसको इरेज कर देता हूं। उत्तल है ना, उत्तल, ये आपका क्या है, उत्तल है। चित्र इसी प्रकार से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं पेन टैब पे लिखता हूं, पेन टैब पर, हाथ से नहीं लिखता हूं बाबू, डायरेक्ट हाथ से नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये होता है F1, ये होता है 2F1, ये आपका होता है F2। अब इतने के दूरी पे क्या होला, 2F2 होला नहीं। वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच में रखना है। देखो ये आपका अनंत है और वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, अनंत और 2F1 के बीच रख दिए यहाँ से, और देखिए ऐसे होगा। और यहाँ से किरणें थोड़ा सा, चलो इसमें कुछ ले लेते हैं यहाँ से, इसको ना यहाँ से इस प्रकार से जाएगा ये। देखिए एक आइडिया लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, है ना। और अब हम कहाँ से पास करेंगे, अब पास करेंगे यहाँ से, यहाँ से और प्रकाश केंद्र से, यहाँ से और प्रकाश केंद्र से। चलो ये आपका क्या है, ये आपका अगला बार से बढ़िया से बनावेंगे ना उसी को लेकर के। ये प्रकाश केंद्र है जिसको ओ कहते हैं। वस्तु का नाम है एमएन, वस्तु का नाम है एमएन, इसका नाम हमने बी दे दिया। तो देखिए प्रतिबिंब आपका यहीं पे ना बना, यहाँ पे बना है। तो बताइए वस्तु से छोटा बा कि बड़ा बा, वस्तु से छोटा कि बड़ा, लिख दें क्या यहाँ पे, वास्तविक बना है। और वास्तविक बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा है, लेकिन ये वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है। बतावा तोहनी कौन आंसर एकर होई, कौन, ऑप्शन ए की सी की डी। लोग बना दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, हम आप लोग को देख लेंगे। आप लोग को नहीं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देख लेंगे। आप लोग को तो डेली हम देखते करते हैं। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख अक्ष समझते हैं आप लोग, देखिए इसको कहते हैं मुख अक्ष, इसको कहा जाता है, दर्पण है, कोई दर्पण ले लीजिए, ये दर्पण ले लिए, ये दर्पण है, तो ये आपका क्या है, ये है से मुख अक्ष है। क्या इसका नाम है, मुख अक्ष। इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं ना। तो मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव, ध्रुव इसको कहते हैं भाई, ध्रुव इसको कहते हैं। तो देखिए क्या होती है, अभिलंब होता है, पहला ऑप्शन है अभिलंब 45 डिग्री के कोण पे, 180 डिग्री के कोण पे और 135 डिग्री के कोण पर। अच्छा ये बताइए दर्पण के ध्रुव तो यहाँ पे है, ये कोई ना कोई बिंदु ही होगा, और कोई बिंदु पे कोई जा रहा है, कोई बिंदु पे कोई इस प्रकार से ही जा रहा है। तो बताइए कितना पे होगा, अभिलंब है, अभिलंब मतलब 90 डिग्री पर। 45 तो नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 135 भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर क्या है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आइल कि नहीं आइल समझ में। आगे कई 23 क्वेश्चन, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या है। चश्मे के रूप में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सभी प्रकार के लेंसों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर कई प्रकार के लेंस को क्या किया जाता है, कई प्रकार के लेंस को जब मिलाया जाता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे कि आप चश्मा में प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस को भी कर सकते हैं, उत्तल लेंस को भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप माइक्रोस्कोप जो होता है ना, माइक्रोस्कोप जिससे सूक्ष्म चीजों को देखा जाता है, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, जैसे कि दही है, तो दही में बैक्टीरिया बा, तो बैक्टीरिया को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे,
ब्लड का सैंपल बा, यूरिन का सैंपल बा, स्पर्म का सैंपल, तो किससे देखेंगे? उसको देखने के लिए हम हाई पावर वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो 23 का आंसर क्या होनी चाहिए बताइए? सभी प्रकार के लेंस में तो नहीं करेंगे, सभी प्रकार के लेंस में नहीं होगा। इसका आंसर क्या होनी चाहिए? ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी हुई ना, ऑप्शन बी बा। चलो आगे मूव करते नहीं। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का नेचर बताइए भाई। अभी आप लोग को बताए थे कि उत्तल दर्पण वैसने दर्पण बा जेकरा में वस्तु के प्रतिबिंब कैसन बनी, कैसन बनी हो, कैसन बनी बतावा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसन बनी? तो एक ही गो बनी, जो कि आभासी बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। छोड़ दे क्या आप लोग के लिए? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे कैसे होता रे? बहुत मारेंगे तुमको। फोकस पे अभिसारित करने वाले किरण पुंज परिवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदलता है? अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ हाँ, अवतल की उत्तल। देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अवतल दर्पण होगा इसका आंसर। देखिए समझाते हैं। एने से जाने हाँ अथी ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं ना। चलिए आजा आजा आजा। यहाँ से किरणें ऐसे गया, है ना। अब यहाँ से ही रिटर्न होगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से एने से किरणों को गुजार दिए, ठीक है ना। और रिटर्न होगा तो एने से ऐसे जाएगा। चलो चलो एडजस्ट हो जाओ भाई, एडजस्ट हो जाओ। एडजस्ट नहीं तू होगा, बहुत मारेंगे तुमको। हाँ देखिए ऐसे ले लिए। अब यहाँ से एकरा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है बनाने में? अच्छा तो बहुत लग रहा है मास्टर जी। आ जाओ देखो, यहाँ रोक दिए। अब यहाँ से फिर ऐसे कर दिए, ऐसे देखा कितना मजा आता बनावे में। आप बताओ भाई क्या हुई इसका आंसर? इसका आंसर होगा अवतल। क्या होगा? अवतल। अवतल होगा। फोकस पे अभिसारित करना है, फोकस पर नहीं। फोकस पे अभिसारित होता है परिवर्तन के बाद है ना। एकरा पे हुआ, एने से आया, एने चल गया, एने इस प्रकार से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चित्र भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत मनी प्रश्न बा, 170 प्रश्न जाए के बाद। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसन बनी? कैसन बनी रे, कैसन बनी? वास्तविक है, अरे हर वस्तु अपने आप में वास्तविक होला। ओकर प्रतिबिंब कैसन बनी? तो वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? आभासी तो दू गो दर्पण बनावेला, तीनों बनावेला, तीनों। समतल भी, अवतल भी, उत्तल भी, सभी दर्पण। देखिए यहाँ पे दर्पण का मीनिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण में बनता है। अवतल में भी, उत्तल में भी, समतल में भी। तीनों दर्पण का मतलब कि ये नहीं समझना कि दर्पण आपको तीन होते हैं। दर्पण दो ही होते हैं, एक समतल होता है और एक गोलीय होता है। लेकिन हम लोग तीन को प्यार से बोल देते हैं कि समतल, उत्तल, अवतल। इसमें आंसर डी होगा। इसका क्या होगा आंसर? आंसर डी होगा ना। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। तेल लगल कागज, तेल लगल कागज से आप अगर उसको, तेल लगल कागज के सामने, तेल लगल कागज को लगा करके आप देखिएगा आंखों के सामने, तो कैसन दिखेगा? पूरा पूरा दिखी कि अधूरा अधूरा दिखी? बतावा हो तो नहीं। पूरा तो नहीं खे दिखी, पूरा ना दिखी तो इसका मतलब हो गया क्या? पूरा ना दिखेगा तो ये आपका हो गया, ये आप पारदर्शक तो नहीं हुई, कुछ ही दिखी। पारदर्शक भी ना हुई, इसका मतलब आंसर एक ही गो हुई। कौन? एक ही गो बा, पारभाषक। एकरे नाम है पारभासी। क्या नाम है? पारभासी। चलिए आगे मूव करेंगे। आजा 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 मेरी गोली। 28 में एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में, ये पहला क्वेश्चन बा, पहला क्वेश्चन। और छठा छठा या सातवां इसी था ना। वस्तु का प्रतिबिंब वही है हजामती दर्पण वाला। हजामती दर्पण में कहाँ पे वस्तु होती थी? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो क्या आप लोग दाढ़ी बनावे जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखता है? हजामत क्या बोलते हैं नाई जी को? उल्टा अगर दिखी तो हिप्पी कैसे कटी? हिप्पी ना कटी हो, ओकरा लिए सीधा बनी। देखो यहाँ ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं ना। चलो तुमको चेंज कर देते। ई नहीं बनी, ई नहीं बनी, ई बनी।
लेकिन थोड़ा बड़ा बनी, बड़ा, छोटा ना बनी, बड़ा बनी, काल्पनिक और बड़ा बनी, तब ना बढ़िया से हजामत बनी। दशहरा आ गया है भाई लोग। चलिए आगे मूव करा तानी। आज जा लेंस की क्षमता वाला है। डायोप्टर क्या होता है भाई? देखिए लेंस की क्षमता जो होती है ना, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको P से सूचित करते हैं। तो P बराबर 1/F होता है। F को सेंटीमीटर में होना चाहिए तो ऊपर में 100 लिखते हैं, अगर ये मीटर में रहेगा तो ऊपर 1 लिखेंगे। तो लेंस की क्षमता जो होती है ना, वो लेंस की क्षमता जो होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पे कह रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी कितना हो। हम चाहते हैं कि ऊपर में 100 है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 डायोप्टर कहलाएगा। तो उस स्थिति में कितना होनी चाहिए बताओ? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए कि 2 मीटर की 2 सेंटीमीटर की 1 होना चाहिए, बताओ। आप देख लो, हम चाहते हैं कि ऊपर में 100 है तो नीचे भी 100 होना चाहिए, तब ना कट के 1 डायोप्टर आई। तो अगर लिए क्या करे के बा, एफ का मान यहाँ पे 1 रख दी। 1 रखेंगे तो काम होगा, लिलवा लगा दिए आप लोग। 2 रखने पे होगा, 2 मीटर मतलब 200 हो जाएगा। ये भी नहीं तो कौन हुई? ऑप्शन ऑप्शन क्या हुई? ऑप्शन डी हुई। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको मैं मीटर-1 भी लिख सकता हूं। आप लोग बताइएगा आवर्धन की क्षमता, आवर्धन की मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, कोई मात्रक नहीं, इनमें से सभी। आगे मूव करेंगे। लो, आपतन कोण, परावर्तन कोण, देखा देखा क्वेश्चन आ गए, देखा हो? देखा तो नहीं कितना हल्का क्वेश्चन बा, छोड़ दी इसको, छोड़ देता नहीं। चलो आगे बढ़ाता नहीं हो। आ देखा आ गई बा, अब ये बताइली ना, किसी एफ के फोकस दूरी की लेंस की क्षमता कितना होता है? लेंस की क्षमता आपने पढ़ा ना ऐसे, P बराबर 1/F। एफ अगर मीटर में तो 1, और यही अगर सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा F सेंटीमीटर। तो बतावा एफ बराबर, एफ के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कितना होएगा? तो एफ यहाँ निकाल लीजिए, तो एफ बराबर 1 बाई कितना? एफ बराबर 1/P। एफ बराबर 1/P। तो एक आंसर कौन बा? एक आंसर कौन बा? फर्स्ट बा की सेकंड बा की थर्ड बा की फोर्थ बा? तो देखा तनी ऑप्शन, एक ऑप्शन बा थर्ड। थर्ड यानी कि सी। सी यानी कि ग यानी कि कोई और भी। सी फॉर कनाडा, सी फॉर चाइल्ड। 32। कितना रिकॉर्ड होला, कितना मिनट? हवा में टंगी, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? क्वेश्चन कैसन बा हो? हवा में टंगी वस्तु है, पानी के अंदर से देखना है, सतह के लंबवत देखने पे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। बताओ एक आंसर। माध्यम बदल गया, माध्यम बदल गया, वस्तु आपको कैसा दिखेगा? प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन है। आप लोग पानी में सिक्का को डालते हैं तो सिक्का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखता है, नहीं। मछली मछली को मछुआरा लोग निशाना बनाता है तो मछली अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर प्रतीत होता है, यानी कि हाइट 10 मीटर पर है लेकिन वो रहता है 10 मीटर पे नहीं, 10 मीटर से कम पे। तो एक आंसर कौन बा? एक आंसर कौन बा? एकरा आंसर हमारे ख्याल से ऑप्शन बी बा, कम दूर हो जाता है, मतलब वस्तु पास प्रतीत होगा। एफ बराबर, देखा क्वेश्चन आ गई बा ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं। एफ बराबर r/2 केकरा में सही बा? सब में सही बा कि कोई ये में सही बा? ये केवल और केवल किस में सही होता है? ये आपका समतल में सही होता है। बताए ना ऐसा प्रश्न आप लोग को, केवल और केवल समतल में। 34 40